पहले बिहार में कहल है सब कि बिजली आए तो ना तो जर के मर जाते आदमी। अनंत सिंह का ये बात जो है वो पूरे बिहार में ट्रेंड कर रहा है। हालांकि हम लोग अभी नहीं गए हैं, जाना तो हम लोग को चाहिए था, क्योंकि जब भेड़ चाल हम लोग चलने वाले लोग हैं, जब जिधर मुड़ता है उधरे मुड़ना चाहिए। लेकिन खैर इतना ज्यादा मतलब इंटरनली उसको फैलाया गया, खास करके सवर्णों में, और भाजपा अपने वोटरों में फैलाई, क्योंकि भाजपा का तंत्र आप जानते हैं कितना मजबूत है। बिल्कुल, ये सभी जगह जो है किशनगंज को छोड़कर बाकी सभी जगह से हिंदू जीत करके आते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है 5 सीटों पर। कल दिन भर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे थे क्या क्या मामला चल रहा है। 5 लोकसभा सीट, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, और उसके अलावा अगर बातचीत की जाए खगड़िया के अलावा अगर हम देखें तो जो 5 सीटें हैं, इन सीटों पर परिस्थितियां जो बदली हैं, उनमें अररिया, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया में अब क्या हो रहा है, वोटिंग प्रतिशत के हिसाब से रिजल्ट कैसे आउट हो गया है, इस पर महाभारत 2024 में बाबा से सीधे जुड़ते एक एक सीट का चर्चा करेंगे। कौन लड़ाई में था, किसका पलड़ा भारी पड़ रहा है, क्या वाकई में मोदी का मैजिक चलेगा या लालटेन की बत्ती जो है वो गुल होती हुई दिख रही है। सबसे पहले चर्चा करते हैं बाबा, अररिया की तरफ बढ़ते हैं। अररिया में वोटिंग प्रतिशत कल जितना हुआ है वो बताते हुए दर्शकों को यह समझाना बाबा बेहद जरूरी है, किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत रहा है अररिया में, शहनवाज जीतेंगे या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं कमल खिलाते हुए नजर आएंगे। पहले बिहार में कहल है सब कि बिजली आए तो ना तो जर के मर जाते आदमी। अनंत सिंह का ये बात जो है वो पूरे बिहार में ट्रेंड कर रहा है। तीसरे चरण के चुनाव से पहले अनंत सिंह के आने के बाद से जो सारा फोकस है वो उधर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि अनंत सिंह धरातल की बातें बोलते हैं, अपने मन की बात बोलते हैं, कोई लाव लपेट नहीं होता, एकदम सीधा कट टू कट बात करते हैं, और ये लोगों को पसंद आता है। आप देखिएगा कि सारा मीडिया के लोग पूरा चुनाव छोड़ करके आजकल बाढ़ में, लदमा में नजर आएगा। सारा मीडिया वहीं, एक से एक दिग्गज को देखिएगा वहीं होगा। हालांकि हम लोग अभी नहीं गए हैं, जाना तो हम लोग को चाहिए था, क्योंकि जब भेड़ चाल हम लोग चलने वाले लोग हैं, जब जिधर मुड़ता है उधरे मुड़ना चाहिए। लेकिन खैर इंतजार कर रहे हैं हम लोग कि आगे का चुनावी प्रक्रिया क्या होगा, चौथे चरण में जो चुनाव है उसका क्या होगा। लेकिन उससे पहले तीसरे चरण के चुनाव में बहुत सारे परिवर्तन हुए। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि 2019 का टक्कर आया है। 2019 में क्या था, तो राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों ने 60% वोट किया था, 61%। इस बार भी 60% ज्यादा है, जबकि अभी फाइनल नहीं आया है। फाइनल कहा जा रहा है कि आज दोपहर किसी भी समय आ सकता है, क्योंकि कल ही चुनाव आयोग ने जो पीसी किया था उसमें बताया था कि अभी काफी संख्या में लोग लाइन में खड़े हैं। हालांकि वोटिंग का समय खत्म हो गया है, लेकिन जो लोग लाइन में खड़े हो गए हैं उनको वोट देना है, तो वो प्रतिशत हो सकता है 1-2% बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से 2019 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अभी 60% पर आकर के कांटा रुका हुआ है जी। लेकिन इन सब के बावजूद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने जो शुरू में कहा कि क्या लालटेन जलेगा, बत्ती बुझ जाएगा, या फिर तीर का रुख जो है वो घूम जाएगा, या फिर फूल खिलेगा कि नहीं खिलेगा, हेलीकॉप्टर वाला का क्या होगा, ये सारी बातें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आप देखिए अलग अलग तरह के चर्चा हो रहे हैं, विश्लेषण हो रहे हैं। मैं देख रहा था कि कितने लोग कह रहे थे कि तीर भोथर हो गया, कुछ लोग कह रहे थे कि लालटेन का भकभका गया। अरे भाई मेरे, ये सारी चीजें अपनी जगह पर है, और हम और आप तो जनता जो वोट देकर के निकली है वो अगर आपसे कहती है तो उसी के आधार पर करेंगे जी। 200, 100, 150, 300 लोगों से करेंगे। लेकिन एक बूथ पे 1400-1500 लोग हैं। उन 1400-1500 लोगों में से अगर 600 लोग वोट करते हैं, 700 लोग वोट करते हैं, उन 700 से हम नहीं ना पूछ रहे हैं, और पूछने पर लोग बताएंगे भी नहीं बताएंगे बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं एक जो कहा जाता है कि अनुमान है, उस अनुमान के आधार पर ये सारी चीजें तय की जाती हैं जी। लेकिन रुझान आखिर क्यों है और क्या हो रहा है पहले और दूसरे चरण के, तो तीसरे चरण में लोगों ने पोलिंग बूथ तक जाने का मन बनाया, जो 2 चरणों में नहीं दिख रहा था। तो इसका मतलब है कि लोग अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति और वोटिंग के प्रति एग्रेसिव हो रहे हैं। 2 चरण में जो चुनाव हुआ, कल मैं संपादक मनोज शाह जी के साथ विशेष पंचनामा कर रहा था, तो उन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण बात कहा
उन्होंने कहा कि 2 चरणों में जो वोटिंग हुआ उसमें प्रतिशत गिरने का इतना ज्यादा मतलब इंटरनली उसको फैलाया गया, खास करके सवर्णों में जी। और भाजपा अपने वोटरों में फैलाई, क्योंकि भाजपा का तंत्र आप जानते हैं कितना मजबूत है। बिल्कुल। भाजपा का तंत्र इतना मजबूत है कि भाजपा आपको अभी चाहे तो 1 सेकंड में आपके मोबाइल पे आएगा और आपको बता देगा कि नरेंद्र मोदी कहाँ है, कि नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। तो ये तंत्र उसने विकसित किया है। उसी तंत्र के माध्यम से ये परसेप्शन फैलाया जाने लगा कि मुसलमान एग्रेसिव वोटिंग कर रहे हैं और हिंदू वोटर पोलिंग बूथ तक नहीं जा रहे हैं, जो तीसरे चरण में। अररिया में कल हमने सुबह में तस्वीर देखी कि मुस्लिम महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर हिंदू नहीं पहुँच रहे हैं, मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है। तो क्या मतलब उकसाया जा रहा था कि आप भी जाइए वोट करने के लिए दीजिए, देखिए मुस्लिम महिलाएं आगे आ रही हैं। देखिए सवाल का जवाब आप ही के जी बात में है। जी जी जी। सबसे पहले तो ये समझिए कि मुस्लिम महिलाएं वोट किसको दे रही हैं। ये एक बड़ा प्रश्न क्या है। मुस्लिम महिलाएं आरजेडी को लालटेन जलाना चाहेंगी? उस लालटेन की रोशनी में उनके साथ जो जो हुआ है क्या वो फिर से जिंदा रखना चाहेंगी? एक चीज तो निश्चित है कि मुस्लिम महिलाओं को एक हेतु दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार ने, आप कह लीजिए। उसने 3 तलाक को पूरी तरह से अवैध घोषित किया है। उसके लिए अलग से कानून बनाए गए हैं। 3 तलाक पहले वैध था, अब अवैध हो गया। हालांकि इसको लेकर के भी कई तरह की बातें चली। जो महिलाएं 3 तलाक का विरोध करती थी भीतर ही भीतर, आज वही महिलाएं नरेंद्र मोदी को इसके लिए समर्थन दे रही हैं। धन्यवाद। आखिर अररिया में 60% मुस्लिम है, 40% हिंदू हैं, वहां से हिंदू जीत के आता है तो वोटिंग कौन करता है? निश्चित रूप से वो महिलाएं कर रही हैं। और पिछले चुनाव से ये परसेप्शन बदला है। तो अररिया की अगर बात करते हैं तो अररिया एक मॉडल जरूर है, लेकिन उससे पहले आप दूसरे चरण में देख लीजिए। लंबी लंबी कतारें आपको किशनगंज में नजर आई होंगी, उसके बाद आपको नजर आई पूर्णिया में जी। इन सारी चीजों को देखते हुए कटिहार में आपको एक लंबी लाइन नजर आई। ये सभी जगह जो है किशनगंज को छोड़कर बाकी सभी जगह से हिंदू जीत करके आते हैं। जी। तो ये वोटिंग आखिर करता कौन है? तो निश्चित रूप से ये वोटिंग मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम। तो अब जो स्थिति सामने नजर आ रही है उसमें आपने बात अररिया की। इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पारिवारिक द्वंद्व के बीच में हम लोग कई बार इस बात को बता चुके हैं। पारिवारिक द्वंद्व में कहीं ना कहीं अररिया का रिजल्ट एक बार फिर से होगा और इसके आगे बताएंगे और मैजिक क्या क्या है। जी जी जी। अररिया के बाद झंझारपुर की तरफ बढ़ते हैं। झंझारपुर में क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए झंझारपुर में लालटेन जो है ना, अब टांगने के लिए वहां के लोग तैयार नहीं है। इसलिए नहीं टांगने के लिए तैयार हैं कि कौन यादव बढ़िया, कौन यादव खराब, जब मन करे तो यादव को अपने लिए यूज करो, जब मन करे तो उस यादव को साइड कर दो। ये लोगों को काफी दुश्वार गुजर रहा है। गुलाब यादव बड़े फैक्टर हैं। गुलाब यादव एक बड़ा फैक्टर बन गए हैं और गुलाब यादव को आप आसान नहीं ले सकते हैं। जैसे आप पूर्णिया में पप्पू यादव को आसान नहीं ले सकते हैं, वैसे आप झंझारपुर में गुलाब यादव को नहीं ले सकते हैं। गुलाब यादव वहाँ की बड़ी कहा जाता है कि शक्ति है, वोटिंग पावर है जी। आपने देखा होगा चुनाव को काफी प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। और झंझारपुर में भी यहाँ निर्णायक भूमिका आपको पता है कि ब्राह्मणों का होता है, मुसलमानों की यहाँ संख्या है, यादव यहाँ फैक्टर हैं। तो यहाँ एक बात तो साफ नजर आ रही है कि 2 धुरी के बीच में तीसरा जो है वही बिल्ली वाली बात है, बिल्ली और बंदर वाली। जी जी जी। 2 बिल्लियों को रोटी मिली, लास्ट में उनको कुछ नहीं मिला और बंदर जो है चट कर गया जी। तो यहाँ भी स्थिति कमोबेश यही है। यहाँ के जातीय समीकरण भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है और अगर जातीय समीकरण से आगे निकले तो आपको एक फैक्टर नजर आएगा। वो फैक्टर है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से जोड़ी। ये जोड़ी लोगों को अच्छी लगती है क्योंकि विकास के बारे में बातें होती हैं। झंझारपुर के सुदूर जगहों पे जाइएगा आप, वहाँ भी आपको सड़कें मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता जो है वो भले ही कम वोट किया हो, यहाँ का झंझारपुर का अंतिम वोट जो है 55.50% पर आकर अटक गया। लेकिन इससे पहले भी बहुत अच्छा यहाँ का नहीं रहा है। झंझारपुर में इससे पहले भी 56 और 57% वोट होता रहा है। तो कुछ बदला नहीं है। यथास्थिति होने का मतलब होता है कि जनता जो है परिवर्तन नहीं करना चाहती है, जहाँ है वहीं स्थिर है। झंझारपुर के अलावा सुपौल में आते हैं बाबा। सुपौल में भी त्रिकोणीय मुकाबला था और वहाँ पर भी हमने देखा कि एक बड़े जब पूर्व IRS की बातचीत करते हैं, बैद्यनाथ मेहता एक
फैक्टर बन के अंत में खड़े हो गए निर्दलीय के रूप में। तो वहाँ पर क्या है, दिलेश्वर कामत निकल रहे हैं, चंद्रहास चौपाल निकलेंगे, या फिर निर्दलीय मौका मार जाएगा वहाँ पर? देखिए, चुनाव तो अब खत्म हो गया, वोटिंग खत्म हो गई है। अब हमारे कहने और ना कहने से कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं जी। लेकिन फैक्ट आपको अभी भी बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि बैद्यनाथ मेहता के बारे में सिर्फ हम नहीं, आप लोकल मीडिया की बात कर लीजिए, वो कह रही है। क्योंकि बड़े बड़े मीडिया घरानों को स्पॉन्सर नहीं कर पाते हैं लोग, इसलिए उन लोगों का नाम दब के रह जाता है। जी जी। अच्छा, कुछ लोग मजबूरी हो जाते हैं, जैसे अनंत सिंह, किसको पैसा देंगे? किसी को पैसा नहीं। अनंत सिंह के यहाँ देखिएगा तो सुबह से शाम तक दरबार लगा हुआ है, मीडिया के लोग जा करके गालियों सुनने के लिए तैयार रहते हैं। नहीं, बिल्कुल। तो ये एक व्यक्ति विशेष की अपनी पहचान है। उस व्यक्ति में टीआरपी है, जैसे लालू में टीआरपी रहता था, मार देंगे एक ठूसा की नाच के गिर जाओगे, लालू प्रसाद ने कहा जी था। जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस पर भी बवेला मचा था। तो सबसे बड़ा चीज है कि मीडिया परसेप्शन होता है, और मीडिया परसेप्शन में भले ही बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन बैद्यनाथ मेहता ने सुपौल का मिजाज बदला है। और सुपौल में जो विजेंद्र यादव वर्सेस अन्य होता था, उन्होंने उस पूरे झगड़े को समाप्त करके विजेंद्र यादव वर्सेस बैद्यनाथ मेहता कर दिया। और ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है जी। आप समझिए, जीत और हार अलग चीज है। अब बैद्यनाथ मेहता जीतते हैं कि हारते हैं, कितना असर करते हैं, क्या 10,000 वोट लेके जाते हैं या फिर 5 लाख वोट लेकर के जीतते हैं, ये एक अलग कहानी गढ़ी जा सकती है। लेकिन चंद्रहास चौपाल पे वो कई गुना भारी नजर आ रहे हैं। भले ही चंद्रहास चौपाल एक विधायक हो, वो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं हो, एक IRS के तौर पे नौकरी करने के 7 साल पहले ही उन्होंने क्विट कर लिया हो, हमको समाज सेवा करना है। तो ये सारी बातें, और इसके साथ साथ जो सुपौल में दिलेश्वर कामत है, उनका एंटी इनकम्बेंसी। तो वहाँ तो विजेंद्र यादव मोर्चा संभाल लेते हैं बार बार। हाँ, आप एक चीज समझिएगा कि मरे हुए आदमी को दवाई का कोई भी डोज दे दीजिएगा, नहीं, जिंदा नहीं होगा। बिल्कुल। तो यहाँ दिलेश्वर कामत की स्थिति वही है जी। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर विजेंद्र यादव जो इन्फ्लुएंस किया करते थे, वोट देने कल गए, आप देखे होइएगा, उनके वोट देने जाने का मतलब ही था कि वोटों को ध्रुवीकरण की, अभी हम हैं मैदान में। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार की लड़ाई में कमजोर दिख रहे हैं। लेकिन अंततः जो है, जीत के अगर कहीं दरवाजे पर कोई खड़ा नजर आता है, जी। तो चंद्रहास चौपाल नहीं नजर आते हैं, तो बाकी आप समझ ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बात मधेपुरा की करें तो वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं? मुझे लगता है यहाँ पे भी लोग बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं चाहते हैं। जैसा कि आपने कहा था कि झंझारपुर में जो पलरा है वो वहाँ पे एक ही जगह टिका हुआ है, क्या वाकई में मधेपुरा में भी कुछ ऐसा ही स्थिति है? 80% हिंदू हैं, 20% मुसलमान हैं। हम भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को पूर्ण आरक्षण दे दीजिए, 20% आरक्षण उन्हीं लोगों को दे दीजिए, 14% आप यादवों से छीन लीजिए, ठीक है, और 6% कुशवाहा और नहीं, कुशवाहा और सहनी में से छीन लीजिए, ठीक है ना जी। और इन दोनों को दलित वर्ग में शामिल कर लीजिए बिना आरक्षण के, ठीक है। कोई तैयार होगा क्या? कोई तैयार नहीं होगा। यहाँ लालू प्रसाद ने वोटिंग के ठीक बीच में बयान दिया था, एक ऐसा बयान दे दिया जिस बयान से जो यादव वोट करना चाहते भी थे, वो अब देख रहे हैं यही कि तो आरक्षण का खेल होगा, संविधान बचाओ का खेल होगा। लेकिन मोदी में कहीं ना कहीं, नीतीश कुमार में कहीं ना कहीं लोगों ने एक विश्वास जरूर देखा है। आज जो पटना में घूमिए ना आप, पटना में किसी आदमी को जो आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले आया था, उस आदमी को पटना में ले जाकर के बेली रोड में खड़ा कर दीजिए और खाली इतना बोल दीजिए ना कि आप जाइए दानापुर से खगौल चले जाइए, खगौल से होते हुए पटना लौट के आ जाइए। अगर रास्ते में भुला नहीं गया ना, आपसे रास्ता नहीं पूछना शुरू कर दिया या गूगल मैप नहीं लगाया, तो जो कहिएगा सुन। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ना पथ चक्र बना दिया गया है, लोहिया पथ चक्र, कि आप उसमें भुला जाइएगा। इस अंडरपास से घुसिएगा तो उस अंडरपास से निकलिएगा, उस हम लोग भुला जाते हैं, जबकि रोज का काम है, बिल्कुल तभी भुला जाते हैं। तो आप इतना बात समझिए, मतलब तो बदलाव हुआ, बदलाव नीतीश कुमार ने किया और बदलाव के साथ साथ अब अपने अपने अधिकार की रक्षा की बात जब होगी, आरक्षण की बात जब होगी, तो हर कोई चाहेगा कि हमको उसका लाभ मिले। जब ओबीसी के आरक्षण की बात होगी तो 14% अकेले जो यादव समाज ले रहा है, वो आरक्षण कौन बरकरार रखेगा? लालू प्रसाद सत्ता में आएंगे तब ना बरकरार रखेंगे। सत्ता में है कौन? भाजपा कह रही है कि नहीं, आरक्षण पर कोई खतरा नहीं है, आरक्षण जो मिल गया बिल्कुल, और नहीं तो हम बढ़ा ही रहे हैं। हम किसी से कहा लेकर के 10%। शहनवाज हुसैन ने तो बयान भी दिया है कि भाई जो पिछड़े, मुस्लिम वर्ग में भी जो पिछड़े हैं उनको भी मिला हुआ है, बाकी जो अपर कास्ट है मुस्लिम में उनको भी दिया जा रहा है। सिंपल सी बात है रत्नेश कि जो
आप देखे होइएगा कि आरक्षण का एक दायरा था, उस दायरे में अगर आरक्षण बढ़ाया भी गया, 10% गरीब सवर्णों को दिया गया ईडब्ल्यूएस को, तो ईडब्ल्यूएस को 10% अलग से लाके दिया गया, उस 100% में से 10% दिया गया, न कि किसी में से काटा गया। और ये लोग क्या किए हैं, दलित को महादलित करके उसी में से काट के दे दिए फलाना को। और ये आदमी अगर कहे जी, कोई आपका उंगली काटे, फिर पूरा हाथ काटे, और कहे कि इसमें खून गिरेगा ना, तो वो खून किसी खास का होगा जी, इसको मिला के देखेंगे किसका है किस। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि आरक्षण सिर्फ डराने का मुद्दा है। अब हिंदू और मुसलमान भी डराने का मुद्दा हो बाद गया में है। ऐसा लगा उनको, लालू प्रसाद यादव को, इस वजह से शाम में उन्होंने एक और बयान दिया कि भाई मंडल कमीशन का किसने लागू कराया था, मंडल कमीशन से कितना फायदा हो रहा है। 10% ईडब्ल्यूएस को जी। आरक्षण का विरोध करने वाले तेजस्वी यादव 2019 में कहाँ गए थे, किस जगह पर खड़े हैं, बोहनी तक नहीं हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि आरक्षण का नाम लेकर के आप इस कुछ चुनाव नहीं कर का सकते नैया हैं। पार नहीं और हो सकती है। मधेपुरा के लोगों को, मधेपुरा के यादवों को जो इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको आप ये कह करके नहीं डरा सकते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, सब जानते हैं। तो मतलब मधेपुरा में स्थिर रहेगा स्थिति मामला। अब मधेपुरा के बाद खगड़िया में आते हैं। खगड़िया की चर्चा खूब हो रही है, नए कैंडिडेट हैं दोनों, चिराग पासवान ताकत झोंके हुए हैं वहाँ पर। खगड़िया में जहाँ चिराग पासवान ताकत झोंकते हैं, कुछ खास इंटरेस्ट मुझे नहीं लगता है महागठबंधन के लोगों का दिखा इस बार प्रचार प्रसार में भी। अच्छा, एक बताइए आप कि एक व्यक्ति जो 2 चुनाव जीत चुका है, तीसरे चुनाव में भी कोशिश कर रहा था कि हमको मौका मिल जाए, वो चाहेगा कि कोई चौथा जीते? क्योंकि इसी बार भर ना, अगले बार तो फिर हम ही हैं। तो महबूब अली कैसर कितना भी प्रचार कर लें, लेकिन वो वोट को ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं, क्योंकि 10 साल में जो उन्होंने किया है उस खगड़िया की जनता के साथ, उस जनता का आवाज अगर सुनना है तो भारत लाइव पे आप सुन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुदूर ग्रामीण इलाकों में जाकर के हमने सर्वे किया है, हमने लोगों से बात किया है। उस गांव के लोग इतने नाराज हैं कि वो वोट देना नहीं चाहते थे। जी। हम तो भारत लाइव के उन संवाददाताओं को और उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देंगे। उन्होंने इन्फ्लुएंस करके, रिक्वेस्ट करके, आग्रह करके कहा कि आप चुनाव बहिष्कार करके अपने बात नहीं मनवा सकते हैं, आप चुनाव में वोट डाल करके अपनी बात मनवा सकते हैं। और ये बात हम जा करके दोनों खेमे को बता देते हैं, और दोनों खेमे को स्पष्ट हम लोगों ने बताया कि वहाँ की जनता की ये डिमांड है, भाई इस तरह की समस्या झेल रहे हैं, आप क्या कीजिएगा। ये सारा चीज हमारे रिकॉर्ड में है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि उनको खड़ा करके तेजस्वी यादव कैसे वोट दिलवाएंगे सीपीएम को, और सीपीएम को क्यों जिताना चाहेंगे? क्योंकि अगली बार तो उनको अगर किसी को टिकट देना है तो महबूब अली कैसर उनको शामिल करा लिया है। बिल्कुल। दूसरा मुकेश सहनी, विधानसभा भी तो है, विधानसभा, उसके अलावा मुकेश सहनी है, 2 बार बेचारे किस्मत आजमा चुके हैं, दोनों बार उस क्षेत्र से हारे हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या सम्राट चौधरी अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाएंगे? क्या उसी क्षेत्र से आते हैं? बिल्कुल। अगर हार जाता है वहां का कैंडिडेट एनडीए का, तो सम्राट चौधरी की कुर्सी पर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडराएगा। बिल्कुल। इसके अलावे आप चिराग पासवान की बात कीजिए, 5 ही सीट दाव पर लगी है, दाव पर लगी है। बिल्कुल। जिसके साथ साथ वहां की जनता भी एक बार टेस्ट एंड ट्रायल करना चाहती है चिराग के वादों पर। अब तक चाचा का वादा था, फलाने का था, ठिकाने का था। चिराग पासवान के पास एक रास्ता था कि बीचे में तो छोड़ के चल गए थे। अभी तो 1.5 साल हुआ था कि हमको ये लोग अलगे कर दिया, अब हम फिर से आ गए हैं, हम खुद यहाँ का विकास करेंगे। और ये भरोसा कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच रहा है। मतलब राजेश वर्मा पर भरोसा हो गया है खगड़िया की जनता का। देखिए, राजेश वर्मा पर भरोसा हो चाहे नहीं हो, लेकिन मोदी और चिराग पर भरोसा जरूर है। मतलब अपने सांसद, फैक्टर वही दोनों, क्योंकि चिराग पासवान सब जगह मोदी कह रहे हैं कि हम सबके लिए हैं, मेरी गारंटी है विकास, और चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम यहाँ सिर्फ राजेश वर्मा नहीं, हम भी यहाँ के सांसद होंगे, कोई समस्या आप हमको डायरेक्ट बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, महाभारत 2024 में वोटिंग के 12 घंटे के बाद ही हमने आपको एक एक सीट का रिजल्ट बताया है। 5 लोकसभा सीट, अररिया, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, इन सभी जगहों पर जनता के मिजाज ने बहुत कुछ बदल दिया है। तो ये रिजल्ट कितना कामगर होता है 4 जून को, इसी पर विश्लेषण हम करेंगे। हमारी पूरी टीम लगी रहेगी, पूरा दिन भर अपडेट देंगे। लेकिन इतना तय मानिए कि ये जो रिजल्ट बाबा ने बताया है, इसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं सब कुछ फाइनल हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन महाभारत 2024 भारत लाइव पर निरंतर जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।